Right, another moment with us from the Congress. We have Nasir Hussain साहब. Nasir Hussain साहब से पूछते हैं. नासिर साहब नमस्कार. नमस्कार सर, नमस्कार. ये क्या हुआ, एकदम हट पीछे की तरफ कैसे गया है? हट के झटके से, मतलब बिल्कुल दिलीप कुमार की तरह. मैंने कहा क्या हो गया, पता नहीं. सब खैरियत तो है? बिल्कुल बिल्कुल सर. मैंने कैसे कहा आप? बिल्कुल ठीक ठाक. मैंने कहा बिल्कुल जैसे दिलीप कुमार लीडर में थे, बिल्कुल वैसे ही आपने मतलब अपनी शक्ल दिखाई और वैसे ही दिखा. अच्छा सर, तो प्रकाश जावड़ेकर साहब बोलते हैं कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की खुद की 350 सीट आएंगी और एनडीए समेत 400 से ऊपर जाएंगी. नहीं, मुझे उन पे ज्यादा कमेंट नहीं करना, पर एक उनकी झूठ है. अभी फैक्चुअल फैक्ट मैं बोल रहा हूँ. अभी उन्होंने बोला कि डॉक्टर अंबेडकर साहब की फोटो उन्होंने लगाई संसद के अंदर. आप इतने सीनियर पत्रकार, मुझे लगा आप टोकेंगे उनको. 1967 में जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट आई तभी लग गई थी, 6 दिसंबर 1967 को. तो कितना झूठ बोल के चले जाते हैं, किताबों से वास्ता ही नहीं लगता है. तो रियली आप खुद आप देख लीजिए, 1967 में लगा और वो अभी फैक्चुअल अगर मैं पता ही नहीं है. अगर प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं उसके बारे में बात करता हूं तो डिस्कशन और लंबा हो जाता. वैसे ही आप 10 मिनट से वेट कर रहे हैं, तो मैंने कहा भाई साहब 15-20 मिनट तक और वेट कर जाना पड़ जाएगा नासिर साहब को. जी नहीं, मगर आपके व्यूअर को सच जानने का हक है. जी दुरुस्त बात है. आपने सुधारीकरण कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू सो मच सर. शुक्रिया जी. लेकिन एक और भी तस्वीर है पार्लियामेंट में, बहुत खूबसूरत तस्वीर है. पता नहीं आपको याद है कि नहीं. नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर है मोहम्मद अली जिन्ना के साथ. आज भी देखिए, आज भी है. बिल्कुल है. नहीं, सवाल सुन लेना सर, सवाल सुन. राहुल गांधी जी ने कहा कि मुस्लिम लीग जो है वो सेक्युलर है, ऐसा कहा है. जरा कुछ बताएं इसमें कोई. आप ये बताइए वो कौन से मुस्लिम लीग के लिए बोल रहे थे, इसको भी तो समझना पड़ेगा आपको. जी. वो केरल के लिए बोल रहे हैं. अच्छा ठीक है, मैं उस पर 2 मिनट बाद में आता हूँ. आप पहले तो मुस्लिम लीग के बड़े लीडर को सेकुलर करने कहने वाली भारतीय जनता पार्टी है. भारतीय हिंदू महासभा के मजार पे गए थे सर. हिंदू महासभा भारतीय जनता पार्टी नहीं थी. नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लाल कृष्ण आडवाणी जी मोहम्मद अली जिन्ना के मजार पे गए. उनके रिकॉर्ड में लिखा कि ये मुस्लिम लीग के ये लीडर जो है सेकुलर हैं. ये उनके रिकॉर्ड में है. और जो श्री राहुल गांधी जी ने जो कहा है वो इंडियन मुस्लिम लीग के लिए कहा है, जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के लिए. दैट्स राइट जी. जो केरल में है. आप बताइए उनके संस्थापक कौन है. आप उनको जानना पड़ेगा सर. उन लोगों को बताइए कि उन लोगों ने यूनिवर्सिटीज बनाई है. उनके ई अहमद अटल जी ने अपना प्रतिनिधित्व, जो उनके लड़के थे ई अहमद साहब, उनको अपना डेलीगेशन में भेजा था जेनेवा में. आप कैसे बोलते हो कि वो सेकुलर नहीं है. आप बताइए. उन्होंने, उनके संस्थापक जो चीन के युद्ध हो रहे थे, मियां खान को भारतीय सेना में शामिल करने की पेशकश की थी. बोलते नहीं, इन्हें हिस्ट्री नहीं मालूम है, थोड़ा हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा. इसी मुस्लिम लीग के साथ नागपुर में भारतीय जनता पार्टी ने अलायंस किया था पालिका के इलेक्शन में, नगर पालिका के इलेक्शन. कुछ पता नहीं है. जी. तो ये जाके पहले फैक्चुअल चेक करे कि सच क्या है. इन्हें कुछ पता नहीं हिस्ट्री क्या है, कौन से मुस्लिम लीग के बारे में बोला जा रहा है. इनके दिमाग में सिर्फ सावरकर की भूत सवार है. सावरकर क्या कहते थे कि वो जिन्ना को कभी गाली सावरकर ने दिया क्या? कभी आपने सुना है सावरकर जी ने कभी मोहम्मद अली जिन्ना को गाली दिया हो? कभी नहीं दिया. वो क्योंकि वो उसको मतलब क्या कहते हैं, अपना आइडियल मानते थे कि वो मुस्लिमों के लीडर बने, मैं हिंदुओं के लीडर बने, क्योंकि दोनों में सेकुलर नहीं था. दोनों ही नहीं चाहते थे कि एक साथ हो. लेकिन बंगाल में और सिंध में आप भूल गए हैं. बंगाल में और सिंध में दोनों की अलायंस थी सर. बिल्कुल. हिंदू महासभा और जिन्ना की सरकारें चली है. बात सारे जब देश में जब नेहरू जी ने कहा कि महात्मा गांधी ने ऐलान किया सरकार रिजाइन करो, तो सारी कांग्रेस की सरकारों ने रिजाइन कर दिया. इन्होंने रिजाइन नहीं किया था, बंगाल में सरकार चला रहे थे जी. तो इन्हें सिंध में भी बिल्कुल ये काफी इन्हें पता है नहीं, इनको फैक्चुअल मालूम नहीं है, फैक्ट मालूम नहीं सर. और तो और छोड़िए नासिर साहब, एक और छोटी सी चीज बता दूं. और तो और छोड़िए, बाकी सब चीज छोड़िए. जब पार्टीशन का ऐलान हो गया, सिरिल रैडक्लिफ साहब का अवार्ड मिल गया, पार्टीशन का ऐलान हो गया, हिंदू महासभा के जितने मेंबर थे सिंध असेंबली के, उन्होंने रिजाइन नहीं किया, अपनी सैलरी लेते रहे. ये भी बता दें आपको.
बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं एक्चुअल आपको इसमें ऐड करता हूँ, 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, जब जी। पाकिस्तान की बँटवारा हुआ, तो इसी पुणे में सावरकर जी ने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस का, ये टू नेशन टू थ्योरी मैंने बोला था। करेक्ट। उनका रिकॉर्ड है कि जी। मैं चाहता था, पुणे का प्रेस कॉन कि मैं चाहता था कि ये 2 नेशन बने। ये उनका रिकॉर्ड है। आप बताइए, अगर इनको टू नेशन टू थ्योरी से नफ़रत होता, तो सावरकर के चेले किसको, महात्मा गांधी को मारने जाते या जिन्ना को मारने जाते? वो जिन्ना को मार के आते ना, पर किसको मारा? महात्मा गांधी को मारा। तो इनकी नफरत अलग है सर, ये नेशनल मतलब इनके अंदर नेशनलिज्म नहीं है, ये इसको नेशनलिज्म बोलते ही नहीं है। इनकी नेशनलिज्म भगवान जाने इनकी क्या है। इनकी नफरत किससे है आप देख लीजिए। इनकी नफरत दलितों से था, उस समय ट्राइबल से था, उस समय आम लोगों, क्योंकि उस समय वोटिंग राइट किसके पास था? सिर्फ अपर क्लास लोगों के पास था, जी। मंडल लोगों के पास था। गरीबों के पास कहां राइट था? उसको तो कांग्रेस ने दिया राइट। तब जाके ये इक्वलिटी आई है, तब जाके हम एक, इनको मालूम नहीं है सेकुलर का परिभाषा क्या है। ये सेकुलर का मतलब समझते हैं सिर्फ मुस्लिमों को ही समझते हैं। मुस्लिम, अरे तुम इस मुस्लिम को कैसे बाइकाट करोगे? दूसरी जनरेशन है हिंदुस्तान की, कैसे तुम काट दोगे इसे? नासिर हुसैन साहब, राहुल गांधी ने सिर्फ ये नहीं कहा कि ये जो मुद्दा आप उठा लिए, उन्होंने आगे जाकर कहा कि डिस्पैरिटी ऑफ इनकम का जबरदस्त, रिच एंड पुअर में बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा गैप है। उन्होंने कहा अनएम्प्लॉयमेंट इज एब्सोल्युटली क्रिटिकल, वेयर हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट सिंस ऑल दीज इयर्स, सिंस गवर्नमेंट्स लास्ट डिकेड्स, हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी है। मगर इसको झुटलाते हुए बीजेपी ने कहा कि उन्होंने राहुल गांधी जी का और फॉर्मर गवर्नर रघुराम राजन जी का एक इंटरव्यू दिखा दे, जहां रघुराम राजन जी राहुल गांधी को कहते हैं कि दिस गवर्नमेंट दिस ईयर विल नॉट रीच 5% जीडीपी ग्रोथ, बट बीजेपी सेज वी हैव सरपास्ड दैट, वी हैव गॉट 7.2% जीडीपी ग्रोथ, वी हैव एस्टैब्लिश्ड, सो वी हैव अचीव्ड इकोनॉमिक ग्रोथ अनफेनोमेनल। जब ग्लोबल रिसेशन अब चल रहा है, तो 9 सवाल के जवाब में बीजेपी का ये कहना, हाउ उसको झुटलाओ कैसे कर सकते हो नजीर साहब? हाउ डू यू डिनाई इट? नहीं, आप इनकी जीडीपी अभी है कितना, जरा इनसे पूछिए जरा, बीजेपी के, भारतीय जनता 7.2 कह रहे सर, 7.2 है। हम जब छोड़ के गए थे जीडीपी कितना था सर? 4.7। आप ये बताइए। नो सर, नो 4.7 सर 2009 में सर वो था, मनमोहन सिंह जी ने एकदम हाइट पे लेके आए थे 9.7 2009, मगर थोड़ा गिर गया था। आप नहीं, इनके जीडीपी का आपको पता है पैरामीटर क्या है? सारे चीजों को जोड़ के ये जीडीपी बनाते हैं, जो आज के 3.5 एक्चुअल देखेंगे तो आप ये इनके बोलते हैं, इनका मैथमेटिक्स भी थोड़ा डिफरेंट है। आप एक्चुअल आप इनके जीडीपी पढ़ेंगे तो आप 3.5-4% से ज्यादा नहीं जाएगा। और अनएम्प्लॉयमेंट की बात है, हम पहले उस दिन की एक आपके चर्चा में मैंने बोला था, 2017 तक आप 19 तक देखेंगे, सॉरी 14 से पहले आप देखेंगे 12-13 के, तो 22 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं सर। ये हम नहीं कहते, पार्लियामेंट में रिकॉर्ड है, ये विधि निकेत है, सारा रिकॉर्ड पे है। 22 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए। आज कितना है? लगभग हमारी सरकार की आंकड़ा है कि 80 करोड़ लोग 5 केजी अनाज के लिए लाइन में है। कितना चरम सीमा पे है बेरोजगारी, आप इससे अंदाजा लगा लीजिए। 80 करोड़ लोगों को सरकार खुद बोलती है कि मैं फ्री में अनाज दे रहा हूं। तो आप इससे अंदाजा लीजिए, एकदम हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट है। एम्प्लॉयमेंट नाम का चीज, क्योंकि इनके पास रोजगार देने का साधन ही नहीं बचा है। क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट के लिए आपको कंपनियां बनानी पड़ती है, क्योंकि तो कंपनियां बेच रहे हैं, कंपनियां इनके पास है नहीं। अब जितनी भी टेंडर है ये सब अपने चहीतों को देते हैं, उसमें क्या है, कितना एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है आप देख लीजिए जाके। तो आज हम जो राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया है गरीबी और अमीरी का, तो एक फासला बना है, उस फासले को आप बंद नहीं कर सकते। फासला बहुत बड़ा है, इस गैप को भरना बहुत जरूरी है। तो ये सरकार सिर्फ आप उनके एक सवाल को उठा, उनकी तो कई तारीफ भी की है ना, रशिया को लेके बोला, उनकी जो सपोर्ट किया उस पर भी उन्होंने सपोर्ट किया। तो कई मुद्दों पे उनका अच्छा भी कहा। उनके कमियों को गिना देना ये देश के खिलाफ नहीं है, देश के हक में है, देश के भलाई में है। प्रधानमंत्री के सिकवे और गिला हम प्रधानमंत्री को ना बताए तो क्या? अरे ये जो यूनिवर्सिटीज में बता रहे हैं, इस प्रधानमंत्री में इतनी हिम्मत नहीं है कि यूनिवर्सिटी के छात्र के सामने जाके ओपन इंटरव्यू देके आ जाए। इतनी हिम्मत अभी नहीं है कि उनके जाके उनके सवालों का सामना कर सके। अनएम्प्लॉयमेंट है, एक सच्चाई है, तभी हम कर्नाटका जीते, तभी हम हिमाचल जीते, तभी हम दूसरा स्टेट जीत रहे। अभी 4-5 स्टेटों में इलेक्शन है, आप देखिएगा इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये यहाँ से इनका अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हम जीत रहे हैं। हमारे
नौजवान सामने से आ रहे हैं, सामने से रोजगार। भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक अलग या लोगों में एक उमंग पैदा हुई है, वो उमंग एक करंट है जो लोगों का निकल के बाहर आ रहा है। तो आप देखिएगा बहुत जल्दी ये इलेक्शन आने वाला है, इसमें इनका सुपड़ा साफ होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश के नौजवान इन्हें माफ करने वाले नहीं है। जो 80 नासिर हुसैन साहब, उनका कहना है देखो डेवलपमेंट किस प्रकार से हो गए, पूरे इंडिपेंडेंस से लेके प्री मोदी तक, मोदी जी तक 74 एयरपोर्ट्स थे पूरे देश में। 9 साल में उन्होंने 148 यानी डबल कर दिए जितने एयरपोर्ट थे इंडिपेंडेंस से लेके आज तक। उन्होंने कहा कि 9 साल में पूरे डबल कर दिए हमने एयरपोर्ट्स। पूरे देश में वंदे भारत ट्रेन लगा रखे, ट्रेन का एक माहौल बना के रखा है। और मेट्रो रेल तो कितने सारे पूरे कैटरपिलर्स पूरे देश में उन्होंने फैला के रखा है। इसे डेवलपमेंट इज देयर टू सी, डेवलपमेंट आप देख सकते हो। और तो कौन सा 9 साल, जो 9 साल 9 सवाल में एक चीज आपने ये भी कहा कि भ्रष्टाचार और मित्रवाद, भ्रष्टाचार मित्रवाद अडानी को लेके। आज सर ये कैसे अडानी जी शरद पवार जी को जाके मिलने थे, नाना पटोले जी खुद बोले कि अरे अडानी जी अगर शरद पवार जी के घर पे भी रहेंगे हमें कोई तकलीफ नहीं है। तो कैसे देखते हो सर हर चीज को? देखिए आपके पता नहीं क्यों आपके हर क्वेश्चन में तो 5-6 सवाल खड़ा कर देता है। नहीं, आप तो बहुत बोलते हो, तो एकदम फिट कर दिया आपको। तो नहीं, डेवलपमेंट क्या है, रेगुलर चलने का एक प्रोसेस है और वो रेगुलर चलता रहता है। सरकारें आती हैं चली जाती है, पर जो काम है वो होती रहती। मगर जो उन्होंने बोला 140 एयरपोर्ट बनाए, तो कभी भारतीय जनता पार्टी से लिस्ट मांगेंगे वो कौन सा एयरपोर्ट है। सिक्किम का एयरपोर्ट हमारे दौर में शुरू हुआ था, प्रफुल्ल पटेल साहब उस समय सिविल एविएशन मंत्री थे, उन्होंने उसके काम को वर्कआउट किया। हाँ, इन्होंने उसका फीता जरूर काटा है। तो ये यूपीए सरकार से बन रही थी। कुछ एयरपोर्ट इनके दौर में बनी है, पर ज्यादातर वो कौन सी एयरपोर्ट थी, जो सिविल एयरपोर्ट थे, जो मिलिट्री एयरपोर्ट थे, उसका उन्होंने पब्लिक के लिए उद्घाटन करके, जैसे गोरखपुर का हुआ, वहां का हुआ, इस तरह के एयरपोर्ट को उन्होंने रिबन काटा है। तो उसी को ये ऐड 140। हाँ, आप बताइए, एक गोरखपुर के पास में ही है, बहुत क्या नाम है, मुझे भूल रहा हूँ, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी बना है जिसका ओपनिंग करने ये गए थे, वो एयरपोर्ट कितने साल से चला, लगभग 12-13-14 साल से उसका काम चालू था। कुशीनगर एयरपोर्ट किसने बनाया था, तो उसका ओपनिंग करके ये आया। तो ये अपने में उसको ऐड करते, बोले ये डेवलपमेंट रेगुलर चलने की एक प्रोसेस। तो ये सब यूपीए सरकार की शुरुआत थी जो रेगुलर प्रोसेस में चल रही थी, इसका ओपनिंग कर रहे हैं। तो इसके अलावा ये कुछ नहीं है। और इन्होंने कौन सा विकास किया है बताएं देश के लिए? कोई अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया तो बताएं। डेवलपमेंट के नाम पे आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। हाईवेज बनाया, सही बात है, उसमें हमारा योगदान है, हमने उसमें काम किया है। आपने लोगों को घर दिया, उसमें हमारा योगदान है। हम लोगों ने गरीबी रेखा से ऊपर लाना, ये कांग्रेस की पहली रेखा थी, हमने कहा था। पर इनकी नारा क्या है, गरीबों को ही खत्म कर दो, गरीबी ही नहीं बचेगा। हमने गरीबी खत्म किया, इन्होंने गरीबों को हटा रहे। तो ये फर्क है। ये सिर्फ ये एयरपोर्ट का झुंझुना दिखा के लोगों को बेवकूफ ज्यादा देर तक नहीं बना सकते। बट सर आप बताइए, मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट या दिल्ली का हाई वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बना है, कभी हम लोगों ने मीडिया में इसका प्रोपेगेंडा नहीं किया। पर ये एक एयरपोर्ट बनाते हैं, पूरी दुनिया का इवेंट मैनेजमेंट करके दिखाने की काम करते हैं। आप गवाह हैं, आप महाराष्ट्र में, आप देखिए मुंबई का एयरपोर्ट। आप बताइए, फ्रीवे हमने बनाया, कोई हमारा ऐलान, इनका एक छोटा सा हाईवे आधा भी नहीं बनता, उसका ओपनिंग करने चले आते। परसों एकनाथ शिंदे साहब एक नवी मुंबई में एक ओपनिंग करके आए वंडर पार्क का, जो अभी चालू ही नहीं है, पर ओपनिंग करके चले आते हैं। ये कैसा राजनीति है, सिर्फ रिबन काटने के लिए? आज जाके देख लीजिए वंडर, मैं आपको बोल रहा हूँ, नवी मुंबई नेहरू में आप जाके चेक करवा ले किसी से। खारघर में कल परसों इन्होंने ओपनिंग किया है, पर वहाँ कोई चालू नहीं। मैं तो अभी इंडिया में नहीं हूँ, पर मैं परसों इंडिया लौट रहा हूँ। इसके बाद मैं देखिए आपके सामने सारा इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा खुलासा करने वाला हूँ किस तरह से ये झूठ का प्रोपेगेंडा करते हैं। लेकिन अभी ये बताएं कि आज की तारीख में तो भारतीय जनता पार्टी एंड एवरीबडी एल्स इज कांग्रेचुलेटिंग द भारतीय जनता पार्टी फॉर द मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट। वो नई मॉर्गन स्टैनली की जो रिपोर्ट आई है 3 दिन पहले, जहां पर यह कहा गया है कि 8 साल के अंदर अंदर भारत जर्मनी और जापान को भी ओवरटेक कर लेगा एंड इट विल बिकम एन $8 ट्रिलियन इकोनॉमी। साथ में मोदी साहब की जो आर्थिक नीतियां हैं उसकी बहुत तारीफ की गई है। हाउ दे आर एंटी इन्फ्लेशनरी, हाउ दे हैव मैनेज्ड ग्रोथ, हाउ दे हैव अचीव्ड मैक्रो लेवल स्टेबिलिटी फॉर इंडिया। इसको आप कैसे काउंटर करेंगे नासिर साहब? देखिए, अगर इंडिया की तरक्की होता है तो ये हमारे हिंदुस्तानियों के लिए खुशी की बात है।
मगर इसमें सच्चाई भी होना चाहिए। हम कहते कैसे करेंगे, आप उसको तो बताइए, देश को तो बताइए। आप किसी भी पैरामीटर पे टिकते नहीं है। हम कहते हैं हमारे $1 ट्रिलियन बनने या $5 ट्रिलियन, अभी 1 ट्रिलियन की बात आ गई, 5 ट्रिलियन की बात हो रही थी, ठीक है 1 ट्रिलियन की बात करते हैं, मगर कैसे करेंगे आप, उसका क्या पैरामीटर है वो देशवासियों को समझाइए। हम किस रैंकिंग में आगे हैं आप बताइए। हम किस, ना तो पासपोर्ट के रैंकिंग में हम बहुत पीछे हैं, हम अनएम्प्लॉयमेंट में बहुत पीछे हैं, हम फ्री वीजा, दुनिया जो फ्री वीजा कंट्री होती उसमें हम बहुत पीछे हैं। आप किस ग्रोथ की बात कर रहे हैं? हाँ, हम वर्ल्ड बैंक की कर्ज हम पे बढ़ती जा रही है। आप देखिए कर्ज कितना हो चुका है, आप कर्ज का डेटा निकालिए तो हम 2014 से पहले का कर्ज हमारे हिंदुस्तान पे कितना था, आज 2023 में कितना कर्ज है आप देख लीजिए। हर हिंदुस्तानी आज 50,000 से ऊपर कर्ज में है। आप किस तरह से 1 ट्रिलियन बनाएंगे, देश को समझाइए। पर देश को आप समझा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मैं फाइनेंस का स्टूडेंट नहीं, इसलिए मैं ज्यादा उसके समझ नहीं, इसलिए मैं ज्यादा उसके नहीं बता पाऊंगा। मगर वो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बनाएंगे ये देश को समझाना चाहिए। जी सर नासिर साहब, ये रिपोर्ट कार्ड जो मोदी साहब ने भेजे हैं बहुत जबरदस्त लंबा चौड़ा रिपोर्ट कार्ड है। आप बोलो कि पूरा पढ़ के सुनाता हूं, थोड़ा सा पढ़ कर सुनाओ। इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, यूपीआई पेमेंट 126 लाख करोड़, राम मंदिर, आर्टिकल 370 35A abolish abrogation, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक, ट्रिपल तलाक, स्वच्छ भारत, पीएम किसान, आवास 3 करोड़, गैस 9 करोड़ लोगों को फायदा, शौचालय 11 करोड़ लोगों को फायदा, आयुष्मान 2 करोड़ लोगों को फायदा, नल से जल 12 करोड़ लोगों घर को बेनिफिट हो गया, 10 लाख करोड़ तो सब महाराष्ट्र के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उन्होंने दे दिया है। तो सर ये इतना लंबा चौड़ा लिस्ट है नासिर साहब, इसको कैसे आप मुकाबला करोगे 2024 में? तो क्या आपके इसके खिलाफ हेलो, हाँ सर, कैन यू हियर मी? यस वी कैन हियर यू। या आपने यूपीआई पेमेंट की बात की, जब हाँ। नोटबंदी किया इन्होंने, तो ये इसी का सगुफा लेके आए थे कि हमारे यहाँ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन शुरू हो चुका था। ये पहले से चल रहा था, ये रफ्तार थोड़ा पकड़ा है, तो ये वक्त के साथ तो तब्दीली आता है। तो ये डिजिटल मनी जो आया है ये वक्त की, जैसे ये इसके लिए देन किसका है? राजीव गांधी को लाना पड़ेगा, इंटरनेट लेके आए, जब वो मोबाइल और कंप्यूटर लेके आ रहे थे यही लोग विरोध में खड़े थे। ये उनका देन है, आज उनको सलाम करना चाहिए राजीव गांधी को कि ये उनके देन की वजह से ये डिजिटल मनी बढ़ी है। इसमें मोदी जी का योगदान नहीं है। आपने 370 क्या बोला, 370 से क्या फायदा हुआ कश्मीर को, आज हिंदुस्तान को बताइए। आज कश्मीर के लोग डर के साए में है, आप उनके बंदूक के साए में उनको रख के आप कोई भी प्रोग्राम जरूर करते हैं, मत क्या कश्मीरी खुश हैं? आज आपने एक ऐलान किया था कि हम कश्मीरी पंडितों को वहां बसाएंगे, आपने कोई बसाए, उल्टा उजाड़ दिया। आज लोग जम्मू के तरफ भाग के आए, दिल्ली के तरफ भाग के आ रहे आए दिन वहां, और आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया। सर्जिकल स्ट्राइक को किसी ने सवाल खड़ा नहीं किया, हमने एक क्वेश्चन किया कि सर किया, आप बताओ कश्मीर हमारा हिस्सा है, आप बोलते हैं हमने पाकिस्तान में घुस के मारा, तो आपने उसी दिन एक्सेप्ट कर लिया कि कश्मीर उनको आपने दे दिया। आपकी हिम्मत कैसे होती है कि आपने बोला कि हम उनके, कश्मीर हमारा हिस्सा है, जो उन्होंने पीओके के तौर पे उनको वो अपना रखे, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वो हमारा हिस्सा, हमारे हिस्से में आपने मारा है, तो हमारा हक है हम अपने हिस्से में मारेंगे। आपने उसको सर्जिकल स्ट्राइक का नाम दिया कि पाकिस्तान में घुस के मारा है, वो तो हमारा हिस्सा है। आपने पीओके तो खुद ही उनको पाकिस्तान को तोहफे में देने की बात कर रहे हैं, अगर किस तरह की बातें करते हैं। आपने दूसरा बात किया, आपने क्या सवाल उठाया दूसरा? हाँ, हर जल से नल का, कितने घरों को उन्होंने नल दिया है? हमारे ये सिलसिला आप मुंबई में है या दूसरे जगह, इंटीरियर में हम लोगों ने फैलाया है, उसमें आपका करप्शन है। हम नहीं बोलते, खुद आज उनके गोपीनाथ मुंडे जी की लड़की सवाल उठा रही है, आप उनसे सवाल करिए कितना करप्शन इसमें बढ़ चुका है। तो आप खुद करप्टेड लोगों के साथ हैं और हम पे वो सवाल उठाते हैं। आप पे खुद करप्शन को दिवा दिया, अडानी के करप्शन पे हमने सवाल उठाया तो आपको पेट में दर्द हो गया। LIC का पैसा, गरीबों का पैसा आप अडानी के पास लगा देते हैं, हर कॉन्ट्रैक्ट अडानी को देते हैं, रेल जल तेल सब अडानी को देते हैं, ये SBI का पैसा अडानी को देते हैं। तो आप बिजनेसमैन को इतना, आप देश के गरीबों का पैसा क्यों बांट रहे हैं? आज देश के इकोनॉमिकल कितना घाटे में जा रहे हैं, आप उसको देखिए। आप उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। छोटी छोटी राम मंदिर की बात है, राम मंदिर कोई आपने बनाया है क्या? अरे उसको तो पंडित राजीव गांधी का देन है, उन्होंने ताला खोला।
तब जाके उसकी रास्ता खुली, और बन रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बन रहा है, ना कि आपके ऑर्डिनेंस से बन रहा है। आपने कोई फैसला लाया क्या? संसद में ऑर्डिनेंस लाया क्या? आपका कैसे बोलते कि आपकी वजह से बन रहा है? आप भगवान से भी झूठ बोलते हैं। अरे कम से कम भगवान को तो छोड़ो, पर आप भगवान राम का भी नाम बदनाम करते हैं कि यहाँ पर नासिर साहब, आपने भगवान राम को, आपको और हमको भगवान राम ने बनाया होगा। आप थोड़ी बना सकते हैं राम को, आप थोड़ी भगवान को बना सकते हैं। आपकी हिम्मत कैसे होती है उनको बनाने का? लेकिन नासिर साहब यहाँ पर ये बताएं, तो छोड़ो, यहाँ पर ये बताएं, कर्नाटक में तो आप जीत गए, बहुत जबरदस्त जीत आप लोगों ने हासिल करी, तो क्या कर्नाटक का जो मॉडल है वो बाकी देश में भी अप्लाई होगा? नासिर साहब। बेशक होगा राजीव जी, बेशक होगा। हमने ऐलान किया था कि हम ये चीज वहां फ्री में देंगे। आज देख लीजिए, सिद्धारमैया जी ने ऐलान कर दिया जी, क्या 11 जुलाई से बस फ्री होगा। बीपीएल परिवार को 10 केजी अनाज मिलने लगेगा, जनरल को 5 केजी मिलने लगेगा। 15 अगस्त से 2000 महिलाओं को पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। हमने पूरा डेटा दे दिया है। ये पूरा हमने कहा था 1 रैंक पेंशन, वो हमने लागू करने का काम किया। हिमाचल, हम बोलते हैं हम कर्नाटक मॉडल पे नहीं लड़े, हमने हिमाचल मॉडल पे लड़ा है सर। हमने हिमाचल में जो ऐलान किया उसका असर हमारा कर्नाटक में आया। फिर भारत जोड़ो यात्रा का एक असर था, लोगों ने हमारे कमिटमेंट पे यकीन किया है। आज उन्हें लगता है कि एक लीडर है जो राहुल गांधी जो पब्लिक से कनेक्ट करते हैं, पब्लिक के दिल के बात को जानते हैं। हम सिर्फ अपने मन की बात नहीं करते, इसलिए कर्नाटक में हम जीते। इसका असर आप देखिएगा कि तेलंगाना में आएगा, इसका असर आपको राजस्थान में भी दिखेगा। आज पायलट साहब और गहलोत साहब बिल्कुल साथ में काम करें, थोड़ी बहुत कहीं कमी होगी तो वो भी दूर होगी। आज साथ में मिलकर काम करने का कमिटमेंट किया है। मध्य प्रदेश में देखिए हमारी पूरी कांग्रेस यूनाइटेड एक अमरेले के नीचे काम कर रही है। इसी तरह छत्तीसगढ़ की तो बात ही नहीं करी सर, अभी 15-20 साल लग जाएगा छत्तीसगढ़ में इनको। वहां के एक ट्राइबल आज इनसे नाराज है, जिस तरह मणिपुर में इन लोगों ने मणिपुर, सर मणिपुर की 1 मिनट बात कर लीजिए। मणिपुर में जिस तरह धर्म के नाम पे इन लोगों को इन्होंने परेशान किया, ट्राइबलों को परेशान किया, घर को जलाया, लूटा, तो उसका असर आज देख लीजिए झारखंड और ये दूसरा छत्तीसगढ़ में। वहां के सारे आदिवासी इनके खिलाफ है। आज इनको पैर रखना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। आप देखिएगा छत्तीसगढ़ का रिजल्ट पिछली बार से भी ज्यादा उम्दा होगा हमारा। सर बट कांग्रेस लेड ऑपोजिशन, नासिर हुसैन साहब, कांग्रेस लेड ऑपोजिशन, पवार साहब मेन एक फैक्टर है, सिमेंटिक फैक्टर है कांग्रेस को साथ सबको जोड़ना। मगर पवार साहब आज जैसे एकनाथ शिंदे जी के साथ पर्सनली वर्षा में चले गए, और उनके बाद अडानी जी जो आपके पूरे शक्ति उस पर केंद्रित है कि जेपीसी होना चाहिए, अडानी और मोदी जी के मित्रता। मगर आज पवार साहब को मिलने अडानी जी गए और नाना पटोले जी स्टेटमेंट दिए, अगर अडानी जी सिल्वर ओक में रहते भी है कायम से तो भी हम खुश है, हम नाराज नहीं है। तो सर व्यंग कैसा है पवार साहब पे और अडानी जी पे, तो कैसे होगा सर युति, कैसे यूनिटी कैसे होगा सर? पवार साहब पे मैं उंगली नहीं उठा सकता। पवार साहब एक काफी सीनियर लीडर है, वो उनकी अपनी पार्टी है, उनकी दलील है। जब वो केजरीवाल जी के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब भी हमने कहा था उनको केजरीवाल जी ने क्या क्या कहा। ऑडियंस के फेवर मांगने गए, तो ऑडियंस कोई गैर कानूनी तो नहीं है, सेंट्रल की पावर है, पार्लियामेंट पे एक प्राइम मिनिस्टर को हक है उसे लाने का, तो उसके खिलाफ, ऑडियंस के खिलाफ जाना ना जाना ये एक अलग बात है, मगर कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्क तो नहीं है ऑडियंस लाना। मेरे हिसाब से तो संविधान के खिलाफ नहीं है। उसके लिए शरद पवार के पास जाते हैं, पवार साहब उसको हक देते हैं। उसी शरद पवार साहब को उन्होंने किस से लिंक किया था उस दिन आपने उस पर तफसील में बात हो चुकी है, तो मैं दोबारा उस पर नहीं कहता हूँ। ये अडानी के साथ बात करें या शिंदे जी के साथ बात, इनका पर्सनल मैटर है, उसमें हम नहीं जा सकते। पर हाँ, हम एमबीए को मजबूत करने में हमारी यूपीए पूरी मजबूत है। नीतीश कुमार जी की 12 जून को देखिए वो मीटिंग है पटना में, वहाँ सारे लोग विपक्ष के वहाँ इकट्ठा होंगे, देखते हैं उसमें क्या रिजल्ट निकलता है। पर शरद पवार जी एक सीनियर लीडर है, उन्हें इस तरह से नहीं करना चाहिए मेरे नजर, फिर भी उन्होंने किया, वो बेहतर है वो जानते। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज बताएं कि आज की तारीख में आपके पास एक ब्रह्मास्त्र है, कीमतें बहुत बढ़ी हुई हैं, स्पेशली खाने के पदार्थों की कीमतें जो हैं वो बहुत बढ़ी हुई। उसके अलावा जहाँ तक डॉलर का सवाल है, आज $1 जो है वो 82 रुपये 83 पैसे का है, यानी ऑलमोस्ट 83 रुपये का है। तीसरा, डीजल और पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं वो बहुत हाई हैं, बहुत ज़्यादा हैं। अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी जाग जाती है और कीमतों पे नियंत्रण
किसी भी तरह ला देती है चुनाव तक, तब क्या करेंगे नासिर साहब? क्योंकि एलपीजी गैस सिलेंडर ने तो आपको जिता दिया कर्नाटक में, आप 500 रुपए का बेच रहे हैं, राजस्थान में आपने बेचना शुरू कर दिया है, उसके लिए आपको साधुवाद। पूरा देश आपके साथ है। मैं कहता हूं जो आपने स्टेट्स का नाम लिया, सिर्फ वही नहीं, बाकी स्टेट्स में भी कांग्रेस की परफॉर्मेंस लाजवाब होने वाली है, क्योंकि ये 1150 रुपए का जो सिलेंडर है वो बहुत तंग कर रहा है साहब। नासिर साहब, आर यू विद अस? Yes, yes. But I can't see you. I can hear you, but I can't see you. Can we have Nasir Saab back on again, please? Yes. Nasir Saab, can Can you hear me, sir? I can hear you very well, but I can't Hello. see you. Why is that? Yes. I can see you don't know, now. sir. Yes, I can see you now. जी बोलिए सर। तो मे बी हाँ, एक्चुअली आपने भी राजीव जी की तरफ 5-6 सवाल खड़ा कर दिया। नहीं, मैंने एक ही सवाल पूछा है। मैंने एक सवाल पूछा है। राजीव जी की तरफ नहीं सर, नहीं। डॉलर है, ऑयल है, डीजल अरे है, वो पेट्रोल they are है। all related to only one thing. नासिर साहब, they are related ठीक to है, only मैं one thing. सिर्फ एक चीज, मैं बढ़ती उसका कीमतें, बस महंगाई महंगाई। बिल्कुल, बिल्कुल। बस दैट्स इट। देखिए, ये जो फूड ऑयल की जो बात है आपकी, जी। फूड ऑयल की प्राइस आज जो इतनी बढ़ी हुई है, ये हमारे दौर में कुछ 50-60 रुपए लीटर हुआ करता था, 70 रुपए। आज देख लीजिए 65 रुपए का था सर, सरसों की 65, तेल 65 हो, जी। ठीक है, 60-70 रुपए का तेल था, आज देख लीजिए 150-200 सर 70 कभी पहुंचा ही नहीं, 65 पे था यार, क्यों? वही ठीक है, चलिए, आपने अच्छी हुआ मुझे करेक्ट कर रहे हैं, इसके लिए 65 रुपए के आसपास था, और डॉलर की प्राइस 50 रुपीज के आसपास रहा करता था या 63। तो इस पे ये कमेंट करते थे हम पे कि ये मनमोहन सिंह के एज के बराबर जा रही है। तो आज ये देख लीजिए, डॉलर सेंचुरी के करीब पहुंचने वाली है, यानी कि मोदी जी के एज को भी क्रॉस कर चुका है। तो इसके ऊपर आप बोलते थे ये डॉलर जब ऊपर आता है, अपने देश की गरिमा गिरती है। तो आज मैं देश के प्रधानमंत्री से आपके माध्यम से पूछना, क्या आज ये देश की गरिमा नहीं गिर रही है जब पैसा हमारा नीचे गिर रहा है, डॉलर ऊपर आ रहा है? तो आज ये कौन सी गरिमा बढ़ा रहे हैं? यही डीजल पेट्रोल के ऊपर इनके देश में कोहराम बर्पा कर देते थे। आज इनके वो नेता कहाँ है जो साइकिलों से चलते? जो राहुल मंत्री उनका नाम मैं रखता हूँ, जो राहुल जी पे बोलने के लिए रविशंकर जी को छोड़ा गया है, वो रविशंकर जी साइकिलों पे कोसों रैलियां निकालते थे इसी पेट्रोल। आज उनकी साइकिल क्या पंचर हो गई है, उसमें पेट्रोल नहीं है, क्या है? आज उनसे पूछना पड़ेगा, आप इस महंगाई के ऊपर क्यों नहीं जनता के लिए आप रैली निकालते हैं? क्यों नहीं पटना में, दिल्ली में और दूसरे शहरों में निकालते हैं? आपने खामोशी अख्तियार कर ली। तो ये जो महंगाई है ना, ये एक वर्ग को नहीं छू रहा है, ये तमाम हिंदुस्तान के वर्ग को छू रहा है, चाहे वो अपर हो, लोअर हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई कास्ट का हो, सबने इसमें जूझ रहे हैं, सब जद्दोजहद कर रहे हैं। ये कैसे ये 2024 आए कि ये सरकार अलविदा हो, ताकि ये महंगाई से उनको बचाया जा सके। उनके घर को चलाना मुश्किल हो गया है, 2 टाइम का गरीबों का खाना मुश्किल हो गया है। आप पता है 200-150 रुपए लीटर पेट्रोल सरसों का ऑयल कोई गरीब खरीद सकता है? जिसकी इनकम 2000, 2500, 3000 महीने का नहीं है, वो किस तरह अपने बच्चों की परवरिश करेगा? इनके आंखों में कहते हैं कभी आंसू नहीं है, कभी इनके आंखें नम नहीं होती है कि यह गरीब कैसे जी रहा है, क्योंकि इन्हें सब फ्री में मिल रहा है ना। इन्हें एहसास नहीं है गरीब कैसी जिंदगी काट रहा है, कैसे बसर कर रहा है। तो ये महंगाई के मुद्दे में 2024 में उनको अलविदा कहना है। जिस तरह कर्नाटक की आवाम ने हमें फैसला दिया, मुझे पूरा यकीन है तेलंगाना के लोग भी इसी मुद्दे पे हमें वोट करेंगे और इनकी विदाई वहां से होगी। इसी तरह हमारे 3 हिंदी बेल्ट पे इलेक्शन है, वहां से भी विदाई होगी। और 2024 बहुत करीब है, सिर्फ 1 साल का फासला है। 1 साल फासला बहुत दूर नहीं होता है, तो इन्हें जाने का वक्त आ रहा है। तो आपके मुताबिक जो एलपीजी सिलेंडर है वो भारतीय जनता पार्टी की मात का कारण बनेगा? बेशक बनेगा सर, बेशक बनेगा। क्यों बनेगा मैं बता रहा हूं। यही सिलेंडर की दाम जब हमने 500 रुपया कर दिया, तो हमारी बहनें और माओं को ये समझ में आ गया कि कांग्रेस से बेहतर कोई बेहतर विकल्प नहीं है। जब ये 300-400 की सिलेंडर 1200 में बिकने लगा, तो हमारे माँ बहनों को समझ में आ गया ये लूट की बाजार शुरू हो चुकी है। हमने, राहुल जी ने कहा ना, ये नफरत की बाजार है, मोहब्बत की दुकान खोलनी है। तो ये हमने जो महंगाई की जो बाजार सजी है ना, वो हम सस्तों की दुकान भी ला रहे हैं।
यहाँ सस्तों की दुकान होगी, यहाँ हर कुछ सस्ता मिलेगा, आपको डीजल सस्ता होगा, पेट्रोल सस्ता होगा, ऑयल सस्ता होगा, खाने का अनाज सस्ता होगा, लोगों के पास रोजगार होगा। बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार कहाँ गई वो सरकार, पूछ लाना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत हुई महंगाई की मार, इस बार अलविदा ये सरकार, तो ये नारा हमारा होगा। तो ये अलविदा कहना ही पड़ेगा सर, इनके वक्त हो चुका है जाने का सर। तो नासिर साहब, कहने का मतलब ये हुआ कि कांग्रेस is going back to what it used to be. Congress always stood for a socialist welfare state where the focus was the common man. जो सबसे गरीब आदमी है वो फोकस है। उसके बाद 1991 के लिबरलाइजेशन के बाद शायद प्रायोरिटीज थोड़ी चेंज हो गई, तो मुझे लगता कि आप शायद वो मतलब वापस जा रहे हैं कि किसी भी तरीके से सबसे पहले लोगों की जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं उनका समाधान ढूंढा जाए। नासिर साहब। बेशक बेशक, पहले मैंने कहा ना, फौरन राहत पहले चाहिए आवाम को, पहले आप जो उनको जिंदा रहने के लिए चाहिए, उनको जिंदा रखिए तब हम डेवलप करेंगे। हम बिजनेसमैन और एम्पायर और इनके लोगों के खिलाफ नहीं है, नहीं तो हमारे दौर में ना टाटा आते, ना अंबानी आते, ना सिंघानिया आते, ना दुनिया। हमने लोगों के साथ रोजगार को पैदा किया तो बिजनेसमैन भी बनाया। तो हमारे सरकार में देखिए कितने बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर खड़ा किए। पर ये सरकार ऐसी नहीं थी कि एक सरकार एक को सिर्फ बनाने में लगी रही और आवाम को छोड़ गई। हमने दोनों को सपोर्ट किया, सोशलिस्ट भी हो तो गरीबों को भी करो, तो बिजनेस को भी करो। तो बिजनेस के लिए भी हमने आगे लाया, तो गरीबों को भी आगे। पर हमारी गरीबी रेखा से अभी कहा ना 22 करोड़ लोगों को ऊपर लाए थे सर हम लोगों ने सिर्फ 5 साल के अंदर में। तो इसको बोलते हैं ना सरकार कि आप गरीबों को भूखे छोड़ दो, रोडों पे छोड़ दो, पक्का घर ना। सिर्फ आप बोलते हो कि पक्का घर दे रहे, कितने को घर मिल रहा है वो मुझे भी मालूम है कि आप 10-20 लाख 25 लाख घरों को दे के आप उसको प्रोपेगेंडा नहीं कर सकते, जहां हजारों हजार लोग ऑन रोड सो रहे हो, जिनके पास पक्का घर नहीं है, सर पे सोने का साया नहीं है, उनकी बात करिए ना। कितने करोड़ लोगों के पास आज घर नहीं है, उनकी बात करिए। ये हमारे देन नहीं है, उनकी देन है कि उनको घर रोड पे छोड़ दिया हमने। आज हम उनके लिए सोच रहे हैं, उनके घर को पक्का कैसे हो, वो एक योजना हमारी बन रही है। हमारा देखिएगा एक मैनिफेस्टो आएगा, जो अंतिम चोर पे जो बंदा खड़ा है उसके लिए वो मैनिफेस्टो होगा। हम कभी बिजनेसमैन और एम्पायर के खिलाफ नहीं है कि बिजनेसमैन काम ना करें। बिजनेसमैन हमारे लिए भी रीढ़ का हड्डी है, बैकबोन है। वो देश के आर्थिक स्थितियों को आगे बढ़ाते हैं, हम भी उनकी कदर करते हैं, मगर ईमानदारी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर दिग्विजय सिंह साहब ने, करप्शन नहीं होना। दिग्विजय सिंह साहब ने एक स्टेटमेंट दी है साहब, ये आखिरी सवाल है। उन्होंने कहा है कि अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी 2024 में जीत गई तो फिर 2029 में या उसके पहले वो तय करेंगे कि पार्लियामेंट में कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा। 2024 में जीतने ही नहीं देंगे ना सर। अब 29 की बात कहाँ छोड़ दीजिए, वो हमारे सिंह 24 में इनकी अलविदा है सर। ये विदाई 29 में आ कहाँ रहे, हम 24 में इन्हें अलविदा कर रहे हैं। 29 की बात I absolutely love your enthusiasm. I absolutely love your passion and your confidence and the way you talk. Nasir साहब, thank you so much. झूठ के बुनियाद पे जो मीनार बनती है उसकी हाइट नहीं होती है, झूठ के मीनार पे बने जी, थैंक यू सो मच। तो ये मीनार ज्यादा दिन टिकती नहीं है, शुड बी कम ऑन द ट्रू। तो आप वापस आ गए सर कि अभी भी सऊदी अरेबिया में ही? मैं आज सऊदी अरब में हूँ। आफ्टर 2 days I'll come back sir. So you are still in Dammam or are you in Riyadh? Where are you? No, today I'm just came from the Riyadh sir. आज फिर मैं दम्माम में हूँ, मैं कल रियाद में था। Right. Thank you very much. Thank you very much and so nice of you for joining us. बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Thank you so much. नमस्कार। Thank you sir. Thank you. नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। Thank you. That was nice. That